हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। ये है आपका पार्ट 6। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, दूसरे मेटल की सॉल्ट से कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेनली उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 3.12 में क्या लिया है। हमने एक क्लीन वायर ली है कॉपर की और आयरन के कुछ नेल्स लिए हैं। हमने इस कॉपर वायर को सॉल्यूशन के अंदर डाला है। किस सॉल्यूशन के अंदर? आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला है। एंड जो आयरन की नेल्स हैं उन्हें हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला है। ठीक है, और हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस 20 मिनट्स के बाद रिकॉर्ड करके देखी है कि हमें क्या देखने को मिला है। ठीक है, किस टेस्ट ट्यूब में किस टेस्ट ट्यूब में आपको जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और किस बेसिस पर आपको ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी, क्या ये कोरिलेट करती हैं या नहीं। और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है और इस रिएक्शन का टाइप आपको लिखना है। ठीक है, तो जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर या फिर मॉल्टन फॉर्म में कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज हमने देखी प्रीवियस सेक्शन में भी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, हर मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो अब हम जो रिएक्टिविटी है वेरियस मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, ठीक है, ये चीज हम चेक कर चुके हैं। और जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं अपने reagents के साथ। ठीक है, so we were not able to pull all the metal sample we have collected in decreasing order of their reactivity series। ठीक है, तो इस वजह से हम आगे चल के रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव नेचर का हमें देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा ऐसा मेटल है और कैसे उसका जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये सारे मेटल्स हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि मेटल ए जो है और आपने जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है बी का, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ए का और मेटल बी आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक था वो था कि कैसे जो मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब आपका मेटल ए आपको गिवन हो और सॉल्ट सॉल्यूशन बी का गिवन हो तब वो सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बन जाता है और मेटल आपका बी बन जाता है। ठीक है, और ये किस टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है? ये जो रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को जो यहाँ पर हमें देखने को मिली इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है जो कम रिएक्टिव है मेटल, जो कम रिएक्टिव है मेटल उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यहाँ पर एक बार ये जो आपने एक्टिविटी की है इसको हम परफॉर्म करते हैं, इक्वेशन में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने एक थ्रेड लिया है, एक कॉर्क ली है, आयरन की नेल को डुबोया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर से सुनिएगा, आयरन की आपने नेल ली तो जो मेटल आपने लिया है वो लिया है Fe। ठीक है, आयरन की नेल ली और उसको जो सॉल्यूशन लिया है आपने वो कॉपर सल्फेट है यानी कि CuSO4 का आपने सॉल्यूशन लिया है। और बाद में जो चीज आपको देखने को मिली, ठीक है, वो क्या देखने को मिला कि इसमें जो कॉपर है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएगा और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा यानी कि FeSO4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये रिएक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगी। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सेम जो आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड आपने लिया है, उसमें ये जो बी वाला टेस्ट ट्यूब है, ये कॉपर की वायर आपको इसमें देखने को मिली है और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।